जब भी हम भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग की बात करते हैं तो एक ही नाम सबसे पहले आता है, गुप्त काल। एक ऐसा दौर जिसके बारे में कहा जाता है कि तब कला और विज्ञान अपने शिखर पर थे। लेकिन क्या ये वाकई हर किसी के लिए सुनहरा था? आइए आज इसी दावे की पड़ताल करते हैं। तो सवाल यही है, आखिर ऐसा क्या खास था इस दौर में, मतलब लगभग 320 से 550 ईस्वी के बीच, कि इसे भारत का गोल्डन एज जैसा इतना बड़ा खिताब दे दिया गया। चलिए इस दावे के पीछे की हकीकत को समझते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि जब इतिहासकार स्वर्ण युग कहते हैं तो उनका असल में मतलब क्या होता है। देखिए, किसी भी दौर को स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहने का मतलब होता है कि उस समय सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। मतलब देश में राजनीतिक एकता थी, आर्थिक रूप से देश खूब अमीर था और साथ ही कल्चर, आर्ट, साइंस ये सब अपने चरम पर थे। और गुप्तकाल के समर्थक कहते हैं कि उस दौर में ये सारी बातें थीं। तो इतने बड़े साम्राज्य की, इतने शानदार युग की नींव किसने रखी? चलिए मिलते हैं इस साम्राज्य के आर्किटेक्ट से। कहानी शुरू होती है श्रीगुप्त से, जिन्होंने इस वंश की स्थापना की। लेकिन असली खेल शुरू हुआ 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम के साथ, जिन्होंने साम्राज्य बनाया। फिर आए उनके बेटे समुद्रगुप्त, जिन्होंने अपनी तलवार के दम पर साम्राज्य को बहुत बड़ा बना दिया। और फिर उनके भी बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनके समय में गुप्त साम्राज्य का कल्चरल पीक आया, मतलब वो दौर जब कला और ज्ञान सबसे ज्यादा फले फूले। समुद्रगुप्त की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मशहूर इतिहासकार V.A. स्मिथ ने उन्हें भारत का नेपोलियन तक कह दिया। और ये कोई हवाई बात नहीं है। उनकी जीतों का पूरा कच्चा चिट्ठा प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। ये एक पिलर पर लिखा गया लंबा चौड़ा लेख है, जिसे उनके दरबारी कवि हरिशेन ने लिखा था। और जैसा कि हमने बात की, इसी कड़ी में आगे आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। और सच पूछिए तो इन्हीं का राज गुप्त शक्ति और संस्कृति का जेनिथ था, मतलब एकदम शिखर पर। तो चलिए अब उस चीज पर आते हैं जिसकी वजह से इस काल को गोल्डन एज का टैग मिला, यानी ज्ञान, विज्ञान और कला का वो दौर जो वाकई कमाल का था। ये जो दिख रहा है, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक रेवोल्यूशन है। जीरो, शून्य। इसी दौर में महान एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने दुनिया को शून्य का कॉन्सेप्ट दिया। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने डेसिमल सिस्टम पर भी काम किया। जरा सोचिए, इसने गणित को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। लेकिन बात सिर्फ गणित तक नहीं रुकी थी। ये तो एक पूरा साइंटिफिक रेनेसां था। खगोल विज्ञान में वराहमिहिर थे, चिकित्सा में वाघभट्ट जैसे धुरंधर थे। और इन सारे ज्ञान को एक भाषा जोड़ रही थी, संस्कृत, जो उस दौर में साहित्य और विज्ञान की, आप कह सकते हैं, मुख्य भाषा बन गई थी। अच्छा, अब साहित्य की बात करें तो ये दौर तो लाजवाब था। कालिदास, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के ही दरबार में थे, उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम जैसा मास्टरपीस लिखा। इसके अलावा मुद्रा राक्षस जैसी कई और रचनाएं लिखी गई। मतलब संस्कृत लिटरेचर का खजाना भर गया था। और ये जो दिमाग का कमाल था ना, वो सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि पत्थरों पर भी दिख रहा था। अजंता की गुफाएं, सोचिए, पूरी चट्टान को काटकर इतनी बारीक कलाकारी। या फिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये आज भी उस दौर की शानदार वास्तुकला और कला की कहानी कहते हैं। अब जाहिर है, इतना सब कुछ तभी हो सकता है जब देश में पैसा हो, स्थिरता हो, और वो थी। एक तरफ खेतीबाड़ी बढ़िया चल रही थी, प्रशासन अच्छा था, तो देश अंदर से समृद्ध था। और दूसरी तरफ दीनार नाम के सोने के सिक्के चलते थे, जिनसे सिल्क रोड पर विदेशों के साथ जबरदस्त व्यापार होता था। यहाँ तक की कहानी सुनकर तो लगता है कि वाकई सब कुछ सोने का था। पर क्या ये चमक समाज में हर किसी तक पहुंच रही थी? ये एक बड़ा सवाल है। और जब हम थोड़ा गहराई में झांकते हैं तो इस सोने की चमक में कुछ दरारें साफ नजर आती हैं। जैसे जो वर्ण व्यवस्था थी, वो और ज्यादा सख्त और जन पर आधारित हो गई। महिलाओं की हालत ठीक ठाक मानी जाती है, पर उन पर पाबंदियां भी बहुत थीं। बाल विवाह का चलन था और सती प्रथा का पहला सबूत भी इसी दौर से मिलता है। तो हर चमकती चीज की तरह इस स्वर्ण युग का भी सूरज ढलना ही था। चलिए देखते हैं कि कैसे ये महान साम्राज्य खत्म हुआ। इसके गिरने के पीछे मोटे तौर पर 3 बड़ी वजह थीं। पहली, हुणों के लगातार हमले, जिन्होंने साम्राज्य की सीमाओं को बहुत कमजोर कर दिया। दूसरी वजह थी स्कंदगुप्त के बाद के शासकों का कमजोर होना, वो साम्राज्य को संभाल ही नहीं पाए। और तीसरी और बहुत अहम वजह थी सामंतवाद का बढ़ना,
मतलब स्थानीय सरदार इतने शक्तिशाली हो गए कि उन्होंने केंद्रीय सत्ता की ताकत ही खत्म कर दी। और नतीजा ये हुआ कि 550 ईस्वी आते आते ये महान गुप्त साम्राज्य बस बिखर कर रह गया। तो साम्राज्य तो खत्म हो गया, लेकिन उसकी जो विरासत है वो आज भी हमारे साथ है। और यहीं पर एक दिलचस्प सवाल खड़ा होता है, गुप्त काल ने हमें जो इतने तोहफे दिए, शून्य, साहित्य या कला, इनमें से वो कौन सी एक चीज है जिसने दुनिया को सबसे ज्यादा बदला? इस पर सोचिएगा जरूर।